तो लेकिन मनीष कश्यप जो बोल सकता था अब वो कभी नहीं बोल पाएगा। कभी भी प्रशांत किशोर बीजेपी पर उस तरीके से हमलावर नहीं होते जिस तरीके से वो आरजेडी पर हमलावर होते हैं, तेजस्वी यादव पर हमलावर। और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है, बाकी पार्टी में किसी इशू को उठाना हो, अगर पार्टी मेंबर है तो आपको ये कि आला कमान से आला कमान से पूछेंगे, लेकिन हमारे पार्टी ने साफ कहा है कि जहां अन्याय हो यू आर फ्री टू गो। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है कि हम दोनों राज करें, जो भी आए उसको बीटी बोल के खत्म करते हैं। तो मैं अपने आप को सेटिस्फाइड करूं कि मैं चुनाव लड़ने के लायक हूं या नहीं हूं, ये बात मुझे कौन बताएगा? जनता जी, जनता बताएगी। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। बिहार विधानसभा चुनाव में महज 3-4 महीने हैं और जन स्वराज पूरी तरह से कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला यह है कि लोग जन स्वराज पर भरोसा करें या ना करें, लोगों के अंदर पशुपेश है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जन स्वराज पर अलग अलग तरह के सवाल भी कर रहे हैं, अलग अलग तरह के सवाल पूछना भी चाहते हैं कि भाई किस तरीके से हम जन स्वराज पर भरोसा करें। हम कई सारे सवालात हैं जिनको लेकर के पहुंचे हैं जन स्वराज के कोर कमेटी के सदस्य फैसल जावेद यासीन, और ये जो हैं फिलहाल भावी प्रत्याशी भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत मनोहर भाई, बहुत बहुत थैंक यू भी। मैं ये जानना चाहूँगा, कोर कमेटी में आप हैं? जी बिल्कुल है। तो कोर कमेटी में जो लोग होते हैं, जो भी फैसले लिए जाते हैं, आप भी उसमें शामिल होते हैं, तो जन स्वराज की जो सोच है, क्या जो बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम है या फाइनेंस बीजेपी कर रही है, इस तरह की बात लोग कर रहे हैं, तो क्या कभी किसी भी तरीके से क्या उस मीटिंग में कभी इस तरह की बात आती है क्या? मैं आपसे जानना चाहूँगा। इस तरह की बातें आती है कि लोग विपक्ष जो हैं या बीजेपी खुद भ्रम फैला रही है कि इसकी बी टीम है तो इसका हमारा तोड़ क्या हो। ये तक बात है कि जैसे जिस टीम में मैं रहूँगा, रियाजी साहब रहेंगे, महफिजुल रियाजी साहब रहेंगे, बद्दुद्दोया साहब रहेंगे, वहाँ पे अगर किसी तरह का हम लोग को ऐसा फील होगा तो हम बात करेंगे। क्यों नहीं आरजेडी हम लोग किस्म के लोग जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसको अपने कोर कमेटी में रखती है। आप मुझे बता दीजिए सीमांचल से कोर कमेटी में कौन कौन है? बाकी पार्टी में अच्छा, तो आप नाम नहीं बता पाएंगे। हम लोगों ने जो अभी जो नीति निर्धारण होता है बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से प्रशांत किशोर जी के साथ, उदय सिंह के साथ बैठ के होता है। अभी उदय सिंह जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था उसको, तो वहाँ पे क्लियर था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कैसे बने। जो कोर कमेटी था उन्होंने निर्णय लिया उदय सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो उनको बनाया गया। उसमें जाहिर सी बात है सीमांचल से रहते हैं महफूजुल रियाजी साहब, बद्दुद्दोया साहब, मैं खुद फैसल जावेद रहता हूँ उसमें। तो जिस टीम ने, जिस पार्टी ने इतनी इज्जत दी, इतना कुछ मतलब कि जो अधिकार दिया को, प्रशांत किशोर जी खुद कहते हैं कि कोर कमेटी का निर्णय सर्वोपरि है। तो हम लोग जब कमेटी में रहते हैं तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ को समझिए, आखिर क्यों अगर कोर कमेटी में मैं रहूं या मुस्लिम चेहरा रहे ना रहे, प्रशांत जी से सवाल करने आप तो नहीं गए थे, लेकिन जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उनको पार्टिसिपेंट दिया गया है। तो ऑब्वियसली तो मैं खुद बता सकता हूँ, मेरा जितने दिन का एक्सपीरियंस है, किसी भी हालत में इस तरह का आरोप लगाना बहुत ही आसान है और किसी भी नए पार्टी पे इस तरह का आरोप लगेगा ही। ये एनडीए वाले भी लगाएंगे और इंडिया गठबंधन वाले भी लगाएंगे, तो ऑब्वियसली इससे हम लोग घबराते नहीं हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है कि हम दोनों राज करें, जो भी आए उसको बी टीम बोल के खत्म करते हैं। अच्छा, एक बात मैं अब जानना चाहूँगा, मनीष कश्यप को पार्टी में शामिल किया है, तो खास करके जो उलमा तबका है या मुस्लिम तबका है वो इससे नाराज है। उनका कहना यह है कि भाई अगर हम मनीष कश्यप की बात करें तो उनकी जो ट्वीट्स है उनको अगर देखा जाए तो उससे आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरह के आदमी हैं या किस तरह की इनकी मानसिकता है। बावजूद इसके उनको, मनीष कश्यप को जो है पार्टी में शामिल कर लिया गया। तो लोग कह रहे हैं कि भाई जब उनको शामिल किया जा सकता है तो फिर आगे चल करके कुछ और लोगों को शामिल किया जाएगा, फिर मुस्लिम विरोधी काम भी कर दिए जाएंगे। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, अररिया के मुद्दा का ये हूँ और सीमांचल में रहता हूँ और कोर कमेटी का सदस्य हूँ। क्या मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है कि मनीष कश्यप या कोई भी आदमी ऐसी बात करे, तो लेकिन मनीष कश्यप जो बोल सकता था अब वो कभी नहीं बोल पाएगा।
ये क्या हमारी जीत, उलमाओं की जीत, सीमांचल की जीत, खासकर मुसलमानों की जीत नहीं है? बताइए आप। मनीष कश्यप जो बोल सकता था, अब वो नहीं बोल पाएगा। बोल क्यों नहीं पाएगा? क्या उन पर ऐसी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से मनीष उसको रोक दिया गया? कश्यप जिस दिन भी इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करेंगे या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनके सोच से इस बात निकल के आएगी, स्टेटमेंट हो या सोच हो या फिर मतलब कि कोई ऐसा ओपिनियन खुल के आता है, तो उस दिन मनीष कश्यप क्या, मैं क्या, कोई भी ऐसे लोग पार्टी में नहीं रह सकते। वो मतलब उनको इस तरीके से पहले ही रोक दिया गया, ये कहने का मतलब आपको? देखिए, जब जो बंदा गांधी और अंबेडकर के बैनर के तले आके उस विचारधारा को कबूल करने को तैयार है, तो जाहिर सी बात है हम चाहेंगे ऐसे और भी लोग जो सुधरना चाह रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो वो आएँ। और मैं बार बार ये कहूँगा, मनीष कश्यप या उन जैसे लोग जो बोल सकते थे वो अब वो नहीं बोल पाएंगे। और सवाल ये है कि जब इस बात बोला गया था उस टाइम में महागठबंधन की सरकार रही, नीतीश की सरकार रही, आखिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उसे चुप क्यों नहीं किया गया, मनीष कश्यप को चुप क्यों नहीं किया गया? लेकिन हम सरकार में रह के भी उनको हमने चुप करा दिया है। अब वो अच्छा काम करेंगे, इसका उम्मीद करते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि देखिए जनसुराज पार्टी जो है वो जहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वहीं पर जाती है। ये जो आरजेडी का वोट बैंक है उस पर कब्जा जमाने की वो कोशिश कर रहा है। दूसरी बात एक और है, दूसरी बात ये है, वो ये कह रहे हैं कि जैसे कभी भी प्रशांत किशोर बीजेपी पर उस तरीके से हमलावर नहीं होते जिस तरीके से वो आरजेडी पर हमलावर होते हैं, तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हैं। ये क्या हो? नहीं, बहुत ही सिंपल है। 243 विधानसभा सीट है, 243 विधानसभा सीट पे वो जा रहे हैं और उसके बाद आरोप लगाने के लिए आप बोल देंगे मुस्लिम पे ही काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हम जैसे लोगों के कहने पे वो हमारे क्षेत्र आ रहे हैं तो हम तो उनका स्वागत करेंगे, तो हम तो धन्यवाद देंगे। और ऐसा नहीं है तो आप देखेंगे, आप प्रोग्राम का शेड्यूल निकालिए, उनका लोकेशन निकालिए, तो जितनी आबादी है, जितनी मतलब कम से कम अगर 18% मुस्लिम है तो 18 से 20% सभा उनके मुस्लिम इलाका में होगा। अच्छा, मतलब उन्होंने अपने जो आबादी है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो कोर कमेटी है, वो अपन डिस्कस करती है चीज़ों को। अच्छा, एक बात है, आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आम पब्लिक से कंसर्न मांग रहे हैं। जनता का टिकट एक मुहिम है। हम लगभग 10,000 लोगों से वो सदस्यता कहिए या एक टिकट ले चुका हूँ और उनके लिए नॉमिनेशन के लिए 1-1 रुपया 10,000 लोगों से इकट्ठा भी किया है। तो जाहिर सी बात है कि अब मेरा भी अपने आप से भी कमिटमेंट है और आम लोगों से वादा भी है, जब तक 25,000 लोग हमको नहीं कहेंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो जो मैकेनिज्म है जनता का टिकट के थ्रू, तो हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऑब्वियसली मुझे लगता है 25,000 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, चलिए आप उस जगह पर पहुंच ही गए, जनता का टिकट पर सवाल पूछ ही लेता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, जब आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप एक पार्टी में हैं, तो क्या आपको पार्टी पर भरोसा नहीं है? पार्टी तो आपको टिकट देगी, लेकिन आपने एक तरीका अलग इख्तियार किया कि जनता का टिकट हम लेंगे। नहीं, ये तो अलग हो जा रहा है ना पार्टी से। नहीं, ऑब्वियसली लोकतंत्र में सबसे बड़ा कौन? आम जनता। आम जनता। तो आम जनता है, इसको साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? या तो आम जनता की या जनता के नेता का। तो मैं अपने आप को सेटिस्फाइड करूं कि मैं चुनाव लड़ने के लायक हूं या नहीं हूं, ये बात मुझे कौन बताएगा? जनता। जी, जनता बताएगी। ठीक। मैं जनता के पास जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा। जनता को कहता है कि मैं 2 लेयर कंसेंट ले रहा हूँ। पहला एक कंसेंट फॉर्म होता है, वो भर के मुझे देते हैं और उसके मैं कहता हूँ कि अगर आप मुझे चाहते हैं चुनाव लड़ना चाहो तो आप मुझे 1 रुपया दीजिए। 1 रुपया क्यों? मुझे 25,000 की जरूरत पड़ेगी नॉमिनेशन में। ठीक है, सारा खर्च 25,000। ठीक। तो जिस दिन वो आएंगे उनको ये दिखना चाहिए फैसल जावेद सिंह के नॉमिनेशन में 25,000 लोगों ने कंसर्न किया है, पैसा दिया है। ठीक। दूसरी पार्टी क्या कहती है? जन सुराज, जनता का सुंदर राज। ऑब्वियसली जब जनता का सुंदर राज अब जनता को मुझे दे रही है तो पार्टी का जो विचारधारा है वो तो और भी मजबूत होगा। और मैं जीते लग रहे हैं 25 चक्के 1 लाख। और चलिए सब कुछ भूल जाइए, आप 25 या 75 ये जोड़ लीजिए, भाई ये तो वोट आपको आएगा हर हाल में। अच्छा, आपने कहा कि 25,000 अगर लोग आपको दे देते हैं या 25,000 वोट, अगर 25,000 लोग अगर कंसर्न करते हैं तो आप चुनाव लड़ेंगे। अगर मान लीजिए आपको टिकट जनसुराज की तरफ से नहीं मिलता है, जनता का टिकट मिल जाता है आपको, तब आपका फैसला क्या होगा? देखिए, 2 बात है।
मैंने कहा 25,000 जनता देगी, उसके बाद मैं टिकट ले जाऊंगा। ठीक है, जब जनता ने कुछ बोल दिया और लिखित रूप से अब वो फुल प्रूफ हो गया, तो फिर वो जनता से मशवरा करना होगा। मैं एक मैकेनिज्म डेवलप कर रहा हूँ ऐसा कि मैं 25,000 जनता से तुरंत मशवरा कर सकूँ। तो उनको वॉइस कॉल के थ्रू, IVR कॉल के थ्रू या ऑप्शनल कॉल के थ्रू, कि अगर मैं जितना पढ़ा हूँ, जितना मुझे बुद्धि है, उस बुद्धि से, उस पढ़ाई से उन सब चीज़ का इस पर सारा इस्तेमाल करूँगा। तो मैं मतलब कि मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं एक लॉयर रहा हूँ, और या मतलब कि टेलीकॉम में जॉब किया हूँ, 12 साल का एक्सपीरियंस है, लाखों लोगों को लाखों रुपए के पैकेज छोड़ के आया हूँ, जितना भी दिमाग है। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता से डायरेक्ट संवाद 1-to-1 विदाउट टेक्नोलॉजी के, बिल्कुल विदाउट टेक्नोलॉजी के लिए पॉसिबल नहीं है। जी जी, मैंने इतना मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है 25,000 लोगों से बात कर सकते हैं, उनका कंसेंट ले सकते हैं। मतलब कि बात करने का इंसेंस है कि मतलब नहीं कि ट्रूली जिस तरह से होता है उसको अल्टरनेट होता तो हम कर सकते हैं। वही कहने के बाद आपका ये अच्छा है, जनता के पास आप जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर मामला फंस जाता है, क्योंकि एक पार्टी में अगर जब होते हैं आप, तो पार्टी की एक विचारधारा होती है और पार्टी का एक सिस्टम होता है कि भाई इस पर काम करना होता है। जब अलग हटकर काम करते हैं तो पार्टी क्या करती है कि भाई नजरअंदाज कर देती है, या कहती है कि भाई ये हमारे हिसाब से चल नहीं रहा है ये कोई बंदा, तो हम इसको टिकट नहीं देंगे। ये मसला होता है, इसलिए पार्टी को ऑलरेडी पता है कि जो मेरे हैशटैग अररिया का मुद्दा संगठन है मैक्सिमम पंचायत में है जी, तो उसकी जो कोर कमेटी का जो निर्णय होता है वो, क्योंकि मैं अररिया का लोकल पॉलिटिक्स करता हूँ, लोकल इश्यूज पे काम करता हूँ, बहुत सारा आंदोलन करता हूँ, तो ऑब्वियसली जो हमने ब्लूप्रिंट आज से 2-3 साल पहले बनाया था, और पार्टी ने कभी, अल्लाह का शुक्र है कि उस पर काम करने से नहीं रोका, और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। बाकी पार्टी में किसी इशू को उठाना हो, अगर पार्टी मेंबर है तो आपको ये कि आला कमान से आला कमान से पूछेंगे, लेकिन हमारे पार्टी ने साफ कहा है कि जहाँ अन्याय हो, यू आर फ्री टू गो फॉर एनी टाइप्स ऑफ एजिटेशन। चलिए, अच्छी बात है। वो आंदोलन से लोगों को अपनी तरफ प्रभाव करना क्या आसान है? आपने कई लोगों का मसला हल किया आंदोलन के जरिए से, तो क्या लोग याद कर रहे हैं कि भाई ये आंदोलन करके मेरा काम किया था, अब इसको आगे विधानसभा में इसको वोट देना चाहिए? लोग याद कर रहे हैं या भूल गए? सिंपल से ये होता है कि आंदोलन में जब आप करते हैं तो आंदोलन में आप अकेले तो खड़े नहीं होंगे, आपके साथ बहुत सारे साथी होंगे, ठीक, बहुत सारे लोग होंगे। आंदोलन से एक फायदा ये होता है, अगर आप इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, काम तो होता ही है, काम के लिए ही आंदोलन करते हैं, अगर आप वोट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो जो लोग आपके इन्वॉल्व होते हैं आपके साथ, उन पर कुछ लोगों पे कभी मुकदमा हो जाता है, कभी लोगों को डराते हैं, कुछ नेता उनके घर पे लोग भेज जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इन सब चीज़ों से, इन सब से आउटकम से एक हम लोगों का बॉन्डिंग अच्छा बनता है। तो यही रीज़न है कि हजारों लोगों से, हाँ जी, हजार एक बॉन्डिंग बना। तो और उसके बाद क्या होता है ना, जैसे अररिया अस्पताल में आंदोलन के बाद CT स्कैन लगा, एक्सरे लगा, ब्लड बैंक लगा, तो जो लोग इन चीज़ को जानते हैं तो उसको इंटरप्रेट करते हैं कि आज यहाँ पे अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो एक टीम है, मैं नहीं कहता हूँ फैसल जावेद की, हाँ, बिल्कुल एक टीम है, अररिया का मुद्दा का टीम है, और जो भी संगठन टीम है वो लोग काम किए, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो लोग आपको पहचान रहे कि हाँ ये काम इनके जरिए से हुआ है, तो भाई इनको अगर विधानसभा में पहुंचाएंगे और कुछ बेहतर हो पाएगा, ये लोग मानते हैं कि नहीं? मेरा भी ये मानना था कि जब मैं जुड़ा कि मैं पहले काम करके दिखाऊं, तो उसके बाद ही आप विश्वास कीजिए। तो इतना है कि मुझे लगता है कि मैंने इतना कुछ सेट कर दिया है कि जो हमारे कार्यकर्ता होंगे, जब वो क्षेत्र में जाएंगे तो उनको बताने के लिए बहुत सारा स्टफ है, और जनता को गेन करने के लिए बहुत सारे स्टेप है। सोशल मीडिया का दौर है, और आप लोग के थ्रू भी जो इन्फॉर्मेशन गया है, जनता को जाहिर सी बात है अगर वो भूल भी जाएगी तो अगर हम उनको याद दिलाते हैं तो उनको समझ में आता है कि हाँ है। चलिए, लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। लोग ये कह रहे हैं कि फैसल जावेद यासीन जो है पूरब से पश्चिम की तरफ नहीं निकल पा रहे हैं, यानी आपका जितना भी प्रोग्राम होता है वो पूरब में ही होता है, पश्चिम साइड में नहीं होता। अररिया विधानसभा का एक पूरब एक पश्चिम है, लेकिन पश्चिम साइड में नहीं होता, क्यों ऐसा? आप बेशक ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण साइड में नहीं होता है। फैसल जावेद का प्रोग्राम हर जगह होता है। आपने ये देखा होगा, आप मुझे ये नहीं बता सकते हैं कल की जो प्रोग्राम हुआ है ये आपको पता नहीं कि किस गांव में हुआ है। मेरा एक नुक्कड़ सभा होता है, उसमें 200-500 लोग होते हैं, डेली 2-3 होता है। नहीं, मैं देखता हूँ कभी कभार, हमेशा तो नहीं। तो ऐसा नहीं, हमारे कार्यकर्ता, हमारी टीम के लोग हर जगह है। कुछ स्ट्रेटजी होती है, कुछ चुनावी स्ट्रेटजी होती है, कुछ राज को राज रहने दिया जाए, और काम हो रहा है हर जगह।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे फैसल जावेद यासीन, जनसुराज के कोर कमेटी के सदस्य और अररिया विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं। और इनकी बातें आपने सुनी, आपको कैसी लगी इनकी बातें, इनकी सोच, आप हमें लिखिए, कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।